हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। जैसे कि आपको बताया कि हम लोगों ने बिहार बोर्ड शुरू किया है और कक्षा 8वीं का जो हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग ने जो शुरू किया है भूगोल, जिसमें हमारी दुनिया हमने शुरू किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एक एक यूनिट वाइज जो है रिवीजन कर रहे हैं और हर एक यूनिट के पीछे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज हम लोग कोशिश करते हैं जानने की उन प्रश्नों के उत्तर जो आपके यूनिट नंबर इकाई नंबर 1 में दिए गए हैं। आपका इकाई 1 जिसका नाम है खनिज संसाधन। तो आइए समझते हैं कि खनिज संसाधन से संबंधित जो भी प्रश्न आपके किताब में दिए गए हैं उनके उत्तर सटीक क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो हमने इसका नाम दिया है बिहार बोर्ड सॉल्यूशन। जो भी आपके चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हमने बिहार बोर्ड सॉल्यूशन के नाम से बनाया है। आप चाहे तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर के इन सभी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं, या आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी बिहार बोर्ड वाले सेक्शन में जाकर भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। बाकी अगर कोई समस्या आपको होती है वीडियो को देखने संबंधी या समझने संबंधी तो आप चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा बहुविकल्पी प्रकार का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है। देखो, मुख्य रूप से खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है धात्विक खनिज और होता है दूसरा अधात्विक खनिज। तो बाकी ऑप्शन सही इसलिए नहीं माने जाएंगे क्योंकि जो मेजर जो मुख्यतः 2 भाग हैं वो 2 ही तरीके के हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक। उसके अंदर बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं लेकिन मेजर रूप से 2 है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रखा गया है 2। तो 2 ही इसका सही उत्तर है कि धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। आप लिख सकते हैं पहला भाग जो है वो है आपका धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और जो दूसरा भाग है वो क्या है आपका अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका एमसीक्यू ही है, इसको भी हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हेमेटाइट जो है वो किस खनिज का मुख्य अयस्क है? हेमेटाइट, हेमेटाइट एक ही बात है। हेमेटाइट जो है वो लौह अयस्क का मुख्य खनिज है। मतलब लोहा अयस्क का लोहे का मुख्य अयस्क है। जब आपको लोहा निकालना होता है तो आपको ये ही अयस्क मिलते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब मिलते हैं। तो हेमेटाइट जो है वो ना कोयले का है क्योंकि कोयला तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस ये वगैरह रहता है ना। सोने का ऐसा कुछ खास नहीं है और ग्रेफाइट का भी ये नहीं है। तो लोहे का जो है हेमेटाइट जो है ये लिग्नाइट, हेमेटाइट है ना, तो ये सब जो है ये लोहे के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहा होगा। बाकी 3 इसके सही उत्तर बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा किताब में बिल्कुल दिया हुआ, इसके बारे में आप चाहे तो एक बार किताब को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे ही दूसरा जो अयस्क है उसका नाम है रोडोनाइट। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो देखिए, ऐसा नहीं इनको रटने का कोई तरीका भी नहीं है, सीधा आपको बार बार याद करना पड़ेगा तो चीज़ें धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। जैसे रोडोनाइट जो है, ये रोडोनाइट जो है ना ये आपके मैग्नीज का अयस्क है। तो मैग्नीज जो है वो रोडोनाइट से बनता है, तो ये अयस्क है उसका। तो अयस्क जो होता है वही चीज़ होती है जिससे कि कोई धातु खनिज बन जाता है। तो ये मैग्नीज का राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ये किससे, एल्यूमिनियम का किसका अयस्क है? तो ये क्या है? बॉक्साइट से बनता है, बाकी आंसर नहीं है। तो ये तांबा का हो गया आपका, ये तो तांबा का हो जाता है, और ये आपका हो गया मैग्नीज का, मैग्नीज। तो ऐसे में जो आपका बॉक्साइट बनता है वो क्या हो गया? वो किसका अयस्क हो गया? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क हो गया है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क हो गया। बाकी तांबा का कोबालाइट अगर आएगा क्वेश्चंस में तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो बॉक्साइट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बायोटाइट किसका मुख्य खनिज है? बायोटाइट किसका मुख्य खनिज है? तो बायोटाइट जो है ये ना तो एल्यूमिनियम का खनिज है क्योंकि इसका तो बॉक्साइट है, और ये लोहे का नहीं है, मैग्नीज का नहीं है। हमने अभी रोडोनाइट पढ़ लिया है मैग्नीज का, और लोहे का हमने हेमेटाइट पढ़ लिया है, और लिग्नाइट भी उसी का होता है। लेकिन अभ्रक जो है ये अभ्रक का ही जो अयस्क है जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं बायोटाइट।
तो बायोटाइट आपको याद रखना पड़ेगा। और आपके इसमें एक सही जोड़ी मिलाने का भी ऑप्शन आता है ना, उसमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके इसमें है भी वो क्वेश्चन, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, अभ्रक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी का मिलान करें। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अभी हमने पढ़ा है, इसको एक बार फिर से अप्लाई करके देखते हैं। देखिए लोहा जो है, एक तरफ दिया आपके खनिज और दूसरी तरफ दिए अयस्क, तो खनिज को अयस्क से मिलान करिए आप। तो खनिज से जब अयस्क का मिलान करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे लोहा है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे ऑप्शंस पता हो। सारे ऑप्शन पता है तो वैसे जोड़ी बना दोगे, लेकिन मान लो हो सकता है कि इन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई 2 ही ऑप्शन पता है। तो ऐसा ना हो कि 2 ऑप्शन पता होने की वजह से आपके बाकी ऑप्शंस गलत हो जाए। तो ऐसे में थोड़ा सा एक लॉजिकल इसका आंसर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी एक का पता हो, जैसे लोहा जो है बड़ा कॉमन है, तो लोहे का मान लो पता है कि हेमाटाइट होता है, तो एक तो हमारा हो गया लोहा, तो भाई हेमाटाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भाई तांबे का क्या है, तो तांबे का जो है देखिए तांबे जो है, तांबे को हम लोग अंग्रेजी में कॉपर बोलते हैं। हो सकता है कॉपर से आप मैच कर लो, तो क से कॉपर, क से कोबाल्ट, तो कोबालाइट इसको बोलते हैं। तो कोबालाइट इसका अयस्क है, ये आप इससे मैच कर सकते हैं। बाकी 2 चीज़ें जो है यहाँ पर आपको 50-50% करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको याद है बहुत अच्छे से तो आप बिल्कुल सही कर देंगे। देखिए अभ्रक जो है इसका होता है बायोटाइट, और मैग्नीज जो होता है इसका होता है रोडोनाइट। तो रोडोनाइट मैग्नीज का अयस्क है, जबकि अभ्रक का अयस्क है बायोटाइट, जबकि तांबे का जो अयस्क है उसका नाम है कोबालाइट। आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर जो हमने दिया है वो इसका आंसर इस तरह से है। तो लोहे का हमने क्या कर दिया, हेमेटाइट, मैग्नीज का रोडोनाइट, अभ्रक का बायोटाइट और तांबे का कोबालाइट। तो बहुत ही सिंपल था दोस्तों, इसको आप नोट करते चले ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत दिक्कतों का सामना न करना पड़े। खनिज का वर्गीकरण कीजिए। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने बताया आपको कि धात्विक खनिज होते हैं और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी 2 तरह के खनिज होते हैं, इसमें हमें लौह और अलोह खनिज बोलते हैं। और अधात्विक में भी 2 तरीके के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज। तो अगर आप इसको ऐसे अगर चार्ट के फॉर्म में बनाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे खनिज है हमारा, है। अब खनिज को आपने 2 भाग में बांट दिया। एक क्या हो गया आपका धात्विक खनिज, ये आपका हो गया धात्विक खनिज, और दूसरा जो हो गया ये कैसा हो गया आपका अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। अब धात्विक जो खनिज है आपका, इसको अगर आप बांटना चाहें तो ये भी 2 भाग में हो सकता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं आप लौह खनिज, लौह, और दूसरा हो सकता है अलोह खनिज। तो लौह खनिज और अलोह खनिज ये धात्विक खनिज के जो है विभाजित किया गया इसको। और अधात्विक खनिज में भी आप 2 चीज़ कर सकते हैं, चाहे तो उसमें वो आपका हो सकता है कार्बनिक खनिज, और दूसरा क्या हो सकता है अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज कर सकते हैं आप, ये भी आपके पास में ऑप्शंस हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज कर सकते हैं। कार्बनिक खनिज, ठीक है। तो 2 हो गए, कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, धातु ऐसा खनिज था तो जिसमें धातुओं की मात्रा होती है वो धात्विक खनिज होता है। ऐसे खनिज जिसमें धातुओं की मात्राएं नहीं होती, जो कठोर नहीं होते हैं और लचीले होते हैं, वो अधात्विक खनिज होते हैं। और धात्विक खनिज काफ़ी कठोर होते हैं और इनकी तन्यता भी होती है इनमें। लोह की बात करें तो जिनमें लोह तत्व पाया जाता है वो लोह धात्विक खनिज होते हैं, और जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता वह अलोह खनिज होते हैं। जैसे हम लोग सोने को बोल देते हैं, सोना है ना, सोना हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गई, ये सब क्या है अलोह खनिज के एग्जाम्पल है। और अगर आप अधात्विक खनिज की बात करें तो उसके अंतर्गत 2 तरीके के खनिज आते हैं, एक होता है कार्बनिक खनिज और एक होता है अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज की बात करें तो जिसमें जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम, ये कार्बनिक है। और अकार्बनिक खनिज जो होते हैं ऐसे खनिज जिनमें जो है जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो इस जैसे हम लोग बोलते हैं ना ग्रेफाइट जो होता है वो ऐसा जीवाश्म उसमें नहीं होता है, तो उसको आप कर सकते हैं, वो उसका उत्तर हो सकता है। चलिए इसको जानते हैं, एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। खनिजों को धात्विक और अधात्विक 2 भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिजों में धातु पाया जाता है और ये 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज वो जिनमें धातुएं पाई जाती हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि धातुएं का मतलब क्या होता है, तो धातुओं को उनके गुण से पहचाना जा सकता है। जैसे धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं, धातुओं में तन्यता होती हैं।
तो ये उनके गुण से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। और धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है लोहयुक्त खनिज, यानी जिन धातुओं में लोहे का अंश पाया जाता है, ऐसे खनिज जिनमें लोह अंश पाया जाता है, जैसे लोहा खुद इस्पात जो होता है, लोहा अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, ये धातुएं जो हैं ये लोह अयस्क कहलाते हैं। जबकि अगर बात की जाए अलोह अयस्क की तो या खनिज की, तो ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश काफ़ी कम या बिल्कुल न के बराबर पाया जाता है, या तो बिल्कुल कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, जैसे सोना, चांदी, टीन, ये इत्यादि जो है ये अलोह खनिज के उदाहरण हैं। तो लोह खनिज और अलोह खनिज, ये दो चीज़ें बहुत सिंपल थी जिसको हमने समझ लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अधात्विक खनिजों की। अधात्विक खनिजों में धातुएं बिल्कुल नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, तो चूना पत्थर में कोई धातु नहीं होती है। जैसे अभ्रक, तो अभ्रक का जो पत्थर होता है उसमें भी कोई धातु नहीं होती, उसको हम माइका भी बोलते हैं। और जिप्सम की बात करें जो राजस्थान में मिलता है, इसमें भी कोई धातुएं नहीं होती हैं। और ये खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, जो आपके अधात्विक खनिज होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने चार्ट में बनाया था। दोस्तों जब आप चार्ट बनाते हो ना, जब जैसे मैंने अभी बनाया था आपके सामने डायग्राम इस टाइप का, तो बहुत इफेक्टिव होता है। उससे क्या होता है कि टीचर भी खुश हो जाते हैं कि यार इसको बहुत अच्छे से समझाना आता है। तो बहुत इजीली आपने समझा दिया कि देखो इसके कितने पार्ट हैं। अकार्बनिक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज का पहला रूप है अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज का मतलब होता है कि जिन खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं। मैंने आपको कहा था कि जिसमें जीवाश्म के अंश होते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये जीवाश्म के अंश वाले हैं। अकार्बनिक की जिसमें जीवाश्म के अंश नहीं होते, और जैसे एग्जाम्पल अभ्रक एक जीवाश्म का अंश नहीं है, और ग्रेफाइट है। उसके अलावा चूना पत्थर भी इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा, बहुत सारे, सॉल्ट रॉक आ जाएगी, नमक की चट्टान। तो ये अकार्बनिक खनिजों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क की बात करें, देखिए अयस्क क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बार बार पढ़ा है कि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। मतलब अयस्क वो चीज़ है जिससे हमें कोई बेनिफिशियल, मतलब जिससे कोई ऐसी धातु प्राप्त हो जाती है, या अयस्क जो ऐसी कोई खनिज प्राप्त हो जाता है जिससे हमें लाभ हो। तो लाभप्रद खनिज प्राप्त करने के लिए जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं खनिज। एक चट्टान ही जो है वो अयस्क के रूप में होती है। तो जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। तो देखिए धातुएं अयस्क के रूप में जो है, धातुएं प्योर फॉर्म में नहीं होती। जैसे लोहा कभी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, एक चट्टान शेल में दबा रहता है और उसी शेल को अयस्क बोलते हैं। उसको जब शोधित किया जाता है तब आपको इस्पात मिलता है, यानी लोहा मिलता है। तो कोई भी पत्थर हो जिसके अंदर चाहे कोई भी धातु, मैग्नीज हो, कोई भी धातु हो, सोना हो, टीन हो, चांदी हो, या लोहा क्यों ना हो, तो उसके लिए आपको पत्थर ही मिलता है शुरुआत में से। चमकता हुआ लोहा सोना कभी नहीं मिल पाएगा। उसी पत्थर को निकालने के बाद वो अयस्क होता है, फिर उसको शोधित किया जाता है। शोधित करने के बाद आपको प्योर धातु मिल सकती हैं। तो जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए मैग्नीज जो है वो जंग रोधक के रूप में काम करता है। अगर लोहे के साथ में मैग्नीज को मिला दिया जाए तो लोहे में जंग नहीं लगती। जंग से बचाने के लिए मेन इस्तेमाल तो इसका वहीं पर किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज के इस्तेमाल छोटे छोटे बहुत सारे इस्तेमाल है जिसको आप उत्तर में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी इस्पात बनाने में, मतलब ऐसा लोहा जिसमें जंग नहीं लगती उसको बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग लोहे के साथ किया जाता है, लोहे के साथ मिला के किया जाता है। अकेला ये नहीं, इतना मजबूत नहीं होता है वो। तो अगर आपको थोड़ी मजबूती भी चाहिए और जंग भी नहीं लगनी चाहिए तो लोहे के साथ मैग्नीज को मिक्स कर दो, मिश्र धातु बना दो। इसके अलावा बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बैटरियाँ होती हैं, कई बार आपने इन्वर्टर की बैटरी देखी होगी, कार, ट्रैक्टर या किसी भी चीज़ की, बाइक की बैटरी भी देखी होगी, बैटरियों में इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है मैग्नीज का। माचिस के उद्योग में भी मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो माचिस इंडस्ट्रीज में तो आप डेली आप देखते ही हो माचिस, तो उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 10 पूछता है अभ्रक के बारे में। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत में अभ्रक का उत्पादन क्षेत्र के बारे में बताइए। अब जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं ये इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपको खाली क्षेत्र बताने हैं। अब दोस्तों क्षेत्र को रटना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो सब क्षेत्रों के नाम आपको याद होने चाहिए। इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि भाई ये कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो कि आपको सीधा समझ में आ जाए कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें आसानी से समझा दूँ राज्यों के नाम के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा उसमें फ़ायदा मिल जाए। अच्छा, सबको ये तो पता है ना कि भारत में 28 राज्य हैं और उनकी लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए।
अगर आपको पता है सारे राज्यों के बारे में, आप जानते हो, और आपको मैं अगर खाली मैप दे दूं तो आप पॉइंट आउट करके बता सकते हो कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। यदि हाँ है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर मुझे 28 के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे देश में, उन सभी की जानकारी मुझे इतनी है कि खाली मैप खाली दे दो, मैं पूरा पूरा भर के बता सकता हूँ। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो जैसे मैं बताने जा रहा हूँ कि अभ्रक उत्पादन क्षेत्रों की ही बात कर ले तो बहुत आसान हो जाता है कि आपको राज्य समझ में आ गया, अच्छा वहाँ पर ये चीज़ होती है। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अभ्रक का सबसे ज़्यादा जो भंडार उत्पादन जो होता है वो झारखंड में होता है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। और कभी कभार ये डेटा चेंज भी हो जाता है, कभी कभार आंध्र प्रदेश भी ऊपर आ जाता है। भाई प्रोडक्शन का मामला है, किसी साल किसी ने ज़्यादा उत्पादन कर लिया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो झारखंड अभी टॉप पर है उसमें। तो भारत में अभ्रक जो है वो कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। लेकिन खाली झारखंड कह देने से आपका उत्तर सही नहीं हो जाता, आपको उन क्षेत्रों के नाम भी बताना पड़ेगा, उन जिलों के या उन शहरों के या उन कस्बों के नाम जहाँ पर ये खदानें हैं, इसकी अभ्रक की खदानें। जैसे कोडरमा काफ़ी फेमस एरिया है, कोडरमा काफ़ी फेमस अभ्रक के लिए फेमस है। इसके अलावा और भी धातु हैं यहाँ से, और भी खनिज मिलते हैं। गिरिहिट कोडरमा, इसके अलावा हजारीबाग भी काफ़ी फेमस जगह दोस्तों, ये सब आपके झारखंड की ही हैं। बिहार में भी अभ्रक मिलता है। बिहार में कहाँ मिलता है? 2 जगह हैं। कौन कौन सी? एक तो मुंगेर काफ़ी फेमस जगह, आप सब जानते ही, नाम सुना होगा आपने। और दूसरा है आपका नवादा। तो मुंगेर और नवादा 2 अलग अलग जगह हैं जो जहाँ पर भी क्या मिलता है? आपको अभ्रक मिलेगा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश काफ़ी इसमें फेमस है। तो माइका यानी अभ्रक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मिलता है। नेल्लोर ज़्यादा ही फेमस है इसके लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में निकाला जाता है। उसके अलावा एक और राज्य बचता है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के कुछ जगह है जहाँ पर आपको अभ्रक मिलता है। जैसे राजस्थान का जयपुर आपने देखा होगा, या आपने सुना होगा, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान की राजधानी है। उसके अलावा उदयपुर जो है, इसको सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, यानी झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। भीलवाड़ा, अजमेर दरगाह शरीफ के लिए प्रसिद्ध है ना, अजमेर पुष्कर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये अजमेर जिलों में मिलता है। तो इन कुछ जिलों में राजस्थान के, जैसे जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, इन जिलों में भी क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। तो अभ्रक का जो उत्पादन मुख्यतः तो 4 राज्य जो मैंने आपको बताया, आपको राज्यों के नाम पहले याद रखने हैं। जैसे झारखंड है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है। तो इन चारों राज्यों में अभ्रक का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। पहले तो ज़्यादा होता था अभ्रक का उत्पादन, कुछ सालों में थोड़ा कम हो गया क्योंकि लगातार भंडारण जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बॉक्साइट के क्या क्या उपयोग है? बॉक्साइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? बॉक्साइट का इस्तेमाल एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। अब डेफिनेटली ये तो बात हो गई कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट से ही बनता है, तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि काफ़ी सस्ता पड़ता है। बर्तन बनाने में किया जाता है, एल्यूमिनियम के बर्तन कई बार घर में आपने देखे होंगे, एल्यूमिनियम बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। वायुयान बनाने में इस्तेमाल होता है। जो लाइट फिटिंग की जो तार होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। सीमेंट की कंपनियों में इस्तेमाल होता है। तो बहुत जगह इसका उपयोग है दोस्तों। और एल्यूमिनियम काफ़ी सस्ता पड़ जाता है और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग बर्तन बनाने में, विद्युत के उपकरण बनाने में, सीमेंट के उद्योग बनाने में, सीमेंट उद्योग में सीमेंट जो बनती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, सीमेंट के उद्योग में इस्तेमाल होता है। वायुयानों में खासकर किया जाता है एल्यूमिनियम का इस्तेमाल। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल है। आप 2-4 चीज़ भी लिख दोगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में है कि लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताइए। भारत में कहाँ कहाँ पर लोहा उत्पादित किया जाता है, उन क्षेत्रों के नाम हमें पढ़ने हैं। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे हमने अभ्रक के क्षेत्रों के नाम याद करे थे, अगर आपके दिमाग में भारत का पूरा मानचित्र है तो बहुत आसान हो जाता है आपको राज्यों को समझना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको राज्यों की लोकेशन जरूर बता दूँ। जैसे भारत में लौह अयस्क का कुल जो अनुमानित भंडार है वो काफ़ी हमारे पास अभी भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है लेकिन ठीक ठाक है। 240 अरब मेट्रिक टन, हमारा ठीक है, ये बहुत देशों में इससे भी बहुत ज़्यादा गुना है। तो 240 अरब मेट्रिक टन हमारे पास में अभी लोहा है। इसका मतलब कई सालों तक हम लोग दोहन कर सकते हैं। जिसका उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो जगह है वो है उड़ीसा राज्य। दोस्तों उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत खनिज मिलते हैं वहाँ पर। उड़ीसा खनिजों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध राज्य है। अच्छा, एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जितनी भी जगहों पर जहाँ जहाँ खनिज संपदा मिलती है, उन खनिज संपदाओं वाला जितना भी एरिया आता है वो अक्सर जनजातियों वाला इलाका होता है।
इसका मतलब तो साफ है कि कहीं ना कहीं लोगों को, वैज्ञानिकों को शायद हो सकता है बाद में पता चला, लेकिन जनजातियों को बहुत पहले से ही कुछ उसके बारे में आभास होगा, शायद इसी वजह से वो वहाँ बसे होंगे। तो ज़्यादातर एरिया जनजाति वाला एरिया आता है, लेकिन इन खनिजों के दोहन के चक्कर में भारत सरकार ने, और विदेशों में भी कई बार ऐसा हुआ है कि अब सरकार ने अपने प्रॉफिट के लिए, हालांकि देश की इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने जनजातियों को वहाँ से जो है वहाँ से दूसरी जगह विस्थापित किया है, जनजातियों को अपना क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमें उत्पादन करना था। तो उड़ीसा के बहुत सारी जगह फेमस है लोहे के लिए। जैसे उड़ीसा का एक जगह है क्योंझर। अच्छा, उड़ीसा आप बताओगे कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, और पश्चिम बंगाल नाम का जो राज्य है, यानी बिहार के नीचे, पश्चिम बंगाल के और नीचे जो है आपको उड़ीसा राज्य मिल जाएगा। उसके अलावा बोनाई, मयूरभंज, ये भी काफ़ी, मयूरगंज जो है वो काफ़ी फेमस है। उसके अलावा बादाम की पहाड़ियाँ है, बादाम पहाड़ भी काफ़ी फेमस है। तो मयूरगंज, बादाम पहाड़ियाँ, क्योंझर, ये जो जगह है ये उड़ीसा में लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा झारखंड में भी है गुआ, झारखंड में गुआ नाम का एक जगह है। उसके अलावा नोआ मुंडी नाम का एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा अयस्क निकलता है। जामादा भी एक जगह है जहाँ पर लोहा अयस्क निकलता है। तो 3 जगह लोहा अयस्क की हैं। मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ों को रटना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं जिससे हम लोग इसको कर पाएँ। फिलहाल तो आप अपने कॉपी में नोट करने के उद्देश्य से ज़रूर इसको लिखें, और जैसा अगर मुझे लगता है कि इसका कोई ट्रिक बना सकता हूँ या कोई आसान तरीके से, तो हम उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। महाराष्ट्र का चांदा एक जगह है जहाँ पर भी ये लोहा अयस्क मिलता है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में उसकी कैपिटल रायपुर, और छत्तीसगढ़ का जिला दुर्ग और बस्तर, यहाँ पर भी लोहा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर में, और कर्नाटक का एक जगह कुंद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी, ये लोहे के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ से लोहा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जैसे बादाम की पहाड़ियाँ हैं, जैसे वहाँ पर कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13 भारत में मैग्नीज के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। मैग्नीज के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है भाई, कहाँ पर इसका उत्पादन है और वितरण कहाँ पर है। तो मैग्नीज का उत्पादन के लिए भी आपको बताना पड़ेगा कौन सी जगह पर कितना है। उससे पहले हमें टोटल देखना पड़ेगा कितना भारत में अभी मैग्नीज है और कितना हम लोग निकाल रहे हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। मतलब मैग्नीज का उत्पादन भारत में काफ़ी अच्छी तरह मात्रा में किया जाता है और दुनिया के टॉप देशों में हमारा नाम आता है। इसके अयस्कों में, अयस्क बहुत सारे मैग्नीज के, कुछ अयस्क आपको रटने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जैसे पायरोलुसाइट नाम का अयस्क जो है वो मैग्नीज का अयस्क है। उसके अलावा साइलोमैनल भी है, जो है ये आपका मैग्नीज का अयस्क है। और अभी हमने MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के दौरान बात की है रोडोनाइट की, तो रोडोनाइट भी क्या है? मैग्नीज का ही अयस्क है। भारत में मैग्नीज का कुल भंडारण जो है वो है 1617 लाख टन। 1617 लाख टन, ये काफ़ी कम है लोहे की तुलना में। वहाँ तो अरब टन की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ लाख टन है। उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़ काफ़ी फेमस है। और एक और जिला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जनजातियाँ पाई जाती, कालाहांडी जिला। तो कालाहांडी जिला, रायगढ़, उसके अलावा बोलांगीर और क्योंझर तो अभी हमने सुना है लोहे के बारे में। खापुर, मयूरभंज भी जस्ट हमने बात की थी लोहे में। तो जहाँ लोहा मिलता है वहाँ पर कुछ जगह पर जो है वो मैग्नीज भी मिल जाता है। तो हमने अब बात की कहाँ का कि सुंदरगढ़, कालाहांडी काफ़ी फेमस है, रायगढ़ काफ़ी फेमस है। ये सब पहाड़ी वाले इलाके हैं दोस्तों। और बोलंगीर, क्योंझर, खापुर, ये सारी चीज़ें, मयूरभंज, ये उड़ीसा में है जहाँ पर आपको मैग्नीज का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। महाराष्ट्र का नागपुर जो है, और एक नागपुर के पास में एक और क्षेत्र है भंडारा, ये दोनों क्षेत्र फेमस है किस चीज़ के लिए? मैग्नीज के उत्पादन के लिए। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में भी मैग्नीज अच्छी मात्रा में होता है, और वहाँ पर 3 जिले हैं। एक तो है चित्रदुर्ग जो है काफ़ी अच्छा फेमस है, काफ़ी फेमस इसी वजह से है वो। शिमोगा नाम का जिला है, शिमोगा भी फेमस है। उसके अलावा बेल्लारी और धारवाड़ जो है, धारवाड़ के जो चट्टानों के नाम सुने होंगे आपने, वो इसी जगह से नाम दिया गया। धारवाड़ और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, ये सारे के सारे कर्नाटक में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी मैग्नीज का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। आंध्र प्रदेश का भी एक जगह है श्रीकाकुलम और कुड़प्पा की चट्टान है। कुड़प्पा चट्टानों का भी प्रकार है।
और वहीं से प्राप्त होती है। कुड़प्पा जिला है, वहाँ पर जो चट्टानें मिलती है उसको कुड़प्पा की चट्टानें बोलते हैं, और वहाँ पर भी आपको मैग्नीज मिल जाएगा। छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ की बजाय ये जो उत्तर है इसको सही उत्तर कर देता हूँ मैं, एक्चुअली ये मध्य प्रदेश है ना, तो मध्य प्रदेश है वो, मध्य प्रदेश में मिलता है 2 जगह, बालाघाट छिंदवाड़ा में मिलता है। तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर भी मैग्नीज मिलता है। यहाँ पर भी कुछ खदान है, भरवेली नाम की एक खदान है बालाघाट में। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र में भी मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सारे के सारे एरिया जो हमने बताए हैं ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको हर एक जगह हर एक क्वेश्चन के बाद इतना समय तो दे दूंगा कि आप आराम से अपना स्क्रीनशॉट लेकर के उत्तर लिख ले, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे दिक्कत ना आए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के तांबा उत्पादन क्षेत्रों के बारे में लिखिए। विश्व में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे जहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है, तो तांबा उत्पादन क्षेत्रों के बारे में भी यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए तांबा जो है कुछ एक खानों के नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे चिली नाम का एक देश है जिसकी एक खान है, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है वो, उसका नाम है चिक्की कमाटा। चिक्की कमाटा इसलिए फेमस, चुक्की कमाटा, कहीं चिक्की कमाटा लिखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा तांबे की वजह से फेमस है, और वो उसका फोटोज़ भी आप देख सकते हैं। दोस्तों याद रखने का इतना अच्छा तरीका है कि इन हर चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मैं बात करूँगा अमेरिका के बुट्टा क्षेत्र की, तो अमेरिका का जो बुट्टा क्षेत्र जो है इसका आप सर्च करोगे तो आपको तांबे की खाने दिखेगी। तो क्या होगा, जब आपको फोटो नज़र आएगा ना, जब तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हो अपने माइंड को। तो तांबा उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र काफ़ी फेमस है। वहीं कनाडा का सडबरी क्षेत्र जो है वो भी काफ़ी फेमस है। लेकिन सबसे फेमस जो खदान है वो चिली में है। चिली नाम का देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। जबकि आपको पता ना कि अमेरिका मतलब यूएसए होता है, और वो उत्तरी अमेरिका में आता है। कनाडा भी उत्तरी अमेरिका में आता है, जबकि चिली नाम का जो देश है वो कहाँ पर आता है, वो आता है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और इसी में आपको मिलेगा चुक्की कमाटा नाम की एक खान, जो काफ़ी बड़ी तांबे की खान है। मध्य चिली की बात करो तो चिली में ही एक और खान है, उसका नाम है एल्टेनियंस में भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको एक चिली में 2 याद रखने की जरूरत नहीं, आप एक ही याद रख सकते हैं, चुक्की कमाटा। बाकी जाम्बिया का मुफिल आरा ये भी काफ़ी फेमस है। मुफिल आरा, जाम्बिया जो है एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, काफ़ी गरीब देश है, बहुत अमीर देश नहीं होते अफ्रीका में। ज़्यादातर देश वहाँ के जो है अर्थव्यवस्था के रूप में पिछड़े हुए हैं। और जाम्बिया का मुफिल आरा जो है वो एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर आपको तांबा मिलेगा। उसके अलावा जायरे का कटंगा, जायरे मतलब कांगो नाम का एक देश है अफ्रीका में, कांगो जायरे के नाम से जानते हैं उसको। तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य नाम का एक देश है जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, काटांगा क्षेत्र मिलेगा। काटांगा का पठार भी वहाँ पर फैला हुआ है पूरा, वहाँ पर तांबा बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। उसके अलावा चाहे तो विश्व की बात हो तो विश्व में तो भारत भी आता है, तो भारत में भी मिलेगा आपको। भारत के राजस्थान में, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसमें कि भारत के राजस्थान में भी तांबे की खदान है, और वो कहाँ पर है, वो है आपकी खेतड़ी में। राजस्थान में खेतड़ी नाम की एक जगह है जहाँ पर तांबा सबसे ज़्यादा मिलता है। तो राजस्थान का खेतड़ी भी तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, खनिजों के उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका विस्तृत वर्णन कर सकते हैं हम लोग। देखिए एक एक करके समझते हैं कि खनिजों का विस्तृत वर्णन कहाँ पर किया जाता है। खनिज संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनके उपयोग भी भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अगर विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन तो उपयोग भी अलग अलग होंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई लोहा एक खनिज संसाधन है, उपयोग अलग होगा। आपको सोना बोल दूं तो उपयोग अलग होगा। तो ऐसे बहुत सारे खनिज संसाधन हैं जिनका उपयोग भी अलग अलग होता है। सभी खनिज संसाधन अनवीकरणीय और क्षयशील है। अनवीकरणीय मतलब खनिज संसाधन हमारे पास प्रचुर मात्रा में बिल्कुल भी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन तो हो सकते हैं, लेकिन खनिज संसाधन बहुत कम मात्रा में कभी भी खत्म हो सकते हैं, और एक बार उपयोग में लाने के बाद इनके कुल भंडारण में कमी आ जाती है। दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा पावरफुल, इतने ज़्यादा इसका भंडारण नहीं होता है। इन खनिजों के भंडार जो होते हैं वो बिल्कुल सीमित मात्रा में होते हैं, और इनका उपयोग आगे कई शताब्दियों तक करना है। अतः आवश्यकता है कि नए भंडार की खोज की जाए। लगातार वैज्ञानिक ये काम कर रहे हैं दोस्तों कि नए भंडार की खोज की जाए। उसके लिए हमें ढंग से उपयोग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ढंग से उपयोग करने का मतलब ये है कि हमें खनिजों का उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो कम भी ना हो,
मतलब देखो, भंडारण को बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन नए भंडारण की खोज तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस अभी क्लास से प्रीवियस वाले क्लास में ही मैंने डिस्कस किया था कि भाई हम लोग खनिजों का उस तरह से इस्तेमाल करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी जो है ना वो भी उसका जो है उपयोग कर पाए। और खनिज अभी भी बन रहे हैं, लेकिन खनिज संपदा के जो बनने की दर है उससे ज़्यादा दर हमारे उपभोग की है, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो दर ज़्यादा है। इसलिए नए खनिज भंडारण की खोज की जाए और विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि इन संसाधनों का संरक्षण भी किया जा सके। तो विस्तृत वर्णन में हमको यही करना होता है कि भाई संसाधन का उपयोग अलग अलग जगह हो सकता है खनिज संसाधनों का, लेकिन खनिज संसाधन की खासियत ये है कि भाई ये बहुत कम सीमित मात्रा में, भंडार इनके बिल्कुल सीमित फिक्स है और हम लोग निकालते चले जाएंगे तो ख़त्म तो होगा, एक समय आने के बाद सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। दोस्तों, पेट्रोल के प्राइस यूं ही नहीं बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम की जो पदार्थ है उनकी मात्रा में कमी आ रही लगातार। जब तक नए क्षेत्र हमको मिल नहीं जाते या बहुत अच्छी संभावना नहीं हो जाती तब तक ये समस्याएं होती रहेगी। हाँ, अभ्रक के उत्पादन और वितरण का विवरण दीजिए। हम लोग लगातार कुछ न कुछ खनिजों के उत्पादन और उसका वितरण जहाँ जहाँ है वो सब चीज़ पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, अभ्रक इंडिया में शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालते थे, अब तो बहुत कम हो गया है। तो अगर देश के कुल अभ्रक भंडार की बात करें तो हमारे पास 59,000 टन है। 59,000 टन के आसपास अभ्रक का भंडार है, काफ़ी कम है। इसका उत्पादन 1958 में जो हुआ था वो 32,000 टन तो तभी कर लिया था हमने। 1991 तक 14,000 टन का उत्पादन हम लोग कर चुके हैं और 2002 से 2003 के बीच 12,000 टन तक का उत्पादन हो चुका है। तो अभ्रक ज़्यादा है नहीं, लोहा तो बहुत अरबों में है, लेकिन अभ्रक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिहट, हजारीबाग में किया जाता है। कोडरमा और हजारीबाग तो अभी हमने तीनों की बात कर चुके हम पहले भी कि कोडरमा, गिरिहट और हजारीबाग में किया जाता है। उसके अलावा बिहार का जो क्षेत्र है जहाँ पर मुंगेर और नवादा एरिया आता है, यहाँ पर और भी इसका उत्पादन किया जाता है अभ्रक का। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का नेल्लोर और राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में इसका उत्पादन मिलता है। ये क्वेश्चन जो है, इसको क्वेश्चन को दो बार पूछा गया, तो हम लोग ने दोनों बार इसका उत्तर सेम रखा है। लेकिन जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि तो इसका उत्तर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बस ये कि आप ये बता सकते हैं कि उसका उत्पादन कितना कितना हो रहा है, ये डेटा आप जरूर ले सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेटा जो लिखा गया वो बिल्कुल फिक्स हो, डेटा हर साल बदलता है, क्योंकि आखिरी 2002-2003 का डेटा आया हुआ है। उसका नया डेटा जब भी रिलीज़ होता है तो वो आपके सामने आ जाता है इंटरनेट पर, लेकिन किताबों में जो चीज़ें जानकारी होती है हम उन्हीं की बात करते हैं, उसके अलावा ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो किताबों के हिसाब से ही मिलते हैं, न कि वर्तमान में क्या चल रहा है। करंट अफेयर हमारे इसमें है भी नहीं, तो हम करंट के डेटा को नहीं लिख सकते। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। और दोस्तों, एक और ख़ास बात कि अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर रेगुलर देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो यूट्यूब पर वीडियो आसानी से मिल जा रहे हैं एक के बाद एक सीक्वेंस में, तो कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास डेली आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन हो सकता है कि कई बार आपको चैप्टर से संबंधित कुछ वीडियोस वहाँ पर सीक्वेंस में नहीं मिले या कहीं घूम जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होते हैं, सीक्वेंस कई बार बिगड़ जाता है। मतलब आपके ढूंढने का, हम तो सीक्वेंस में ही डालते हैं, लेकिन अगर मान लो आपको वहाँ नहीं मिल रहा है। और एक और दूसरी चीज़ कि कभी कभार यूट्यूब पे बार बार पढ़ते हैं और ऐड वगैरह आ जाते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। ये डिस्ट्रक्शन से अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा कुछ ना मिले, आपको सीधा वीडियो ही देखना है, तो आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आपको ऑप्शंस में मिलेगा, वहाँ का आपको CBSE K-10 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फिर CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो आप अपने बिहार बोर्ड पे जाइएगा जहां हमने शुरुआत कर दी, आगाज़ कर दिया बिहार बोर्ड का कक्षा 8वीं से ही। तो आप यहां पर जा सकते हैं, कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक का हम लोग कवर इसमें कर रहे हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि आपका इतिहास यहां पर कवर हो रहा है, नागरिक शास्त्र, भूगोल यानी सामाजिक विज्ञान आपका पूरा यहां पर कवर हो जाएगा। अब आपको जो भी वीडियो देखना है, हर वीडियो के हर एक टीचर का जो नाम लिखा हुआ है या सब्जेक्ट का नाम, वहाँ नीचे देखोगे तो लाल रंग में आपको वॉच नाउ दिखाई देगा। बस आपको वॉच नाउ पर क्लिक करना और आपका वीडियो का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी चूंकि वीडियो हमारा आना ही शुरू हुए तो आपको वीडियो धीरे धीरे से लिंक में मिल जाएंगे। जैसे हमारा वीडियो जो है ये पाठ्यक्रम परिचय बिहार बोर्ड का, ये आप इसमें डल चुका है, और भी चीज़ें लगातार जो वीडियो में बना रहा वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे सीक्वेंस में। जैसे ही आप टच करोगे इस पर, आपका ये वीडियो ओपन हो जाएगा और आसानी से आप अपने नोट्स बना सकते हैं और अपने मित्रों को भी बताएं ताकि वो भी इसका आनंद उठा सके। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही साथ
हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।